बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 मॉड्यूलर अर्थमेटिक, और मॉड्यूलर अर्थमेटिक में आज हमारा टॉपिक है एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम। लेकिन अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख लें, फिर इस लेक्चर की तरफ मूव करें ताकि इस लेक्चर के कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ सकें। तो चलिए अपने लेक्चर को फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम आपको क्या बताता है? ये कहता है द एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम कैन बी यूज टू एक्सप्रेस जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी एज एन इंटीजर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए कॉमा बी। यानी एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम आपको ये बताता है कि जब आप जीसीडी लेते हैं ए कॉमा बी, किसी नंबर का जीसीडी लेते हैं, तो उसको आप जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन ए और बी का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाकर एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू जी सी डी ऑफ ए कॉमा बी। आप इसको ये फॉर्म बनाकर एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी जी सी डी ऑफ ए कॉमा बी जो है बेसिकली आप उसको लीनियर कॉम्बिनेशन बनाकर लिख सकते हैं। अभी ये जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर फॉर्म लिखी है, ये फॉर्म लीनियर कॉम्बिनेशन वाली फॉर्म कहलाती है आपके पास। और एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम के थ्रू आप एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी ए और बी अगर आपके पास गिवन हो तो आप एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप जो है यहाँ पर एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं इसके थ्रू। अभी किस तरह फाइंड आउट होता है ज़रा देखते हैं। अगेन यकीनन यहाँ पर हम एक एग्ज़ाम्पल की बात करेंगे ताकि हम एग्ज़ाम्पल को अच्छे तरीके से समझ सकें। सपोज़ कीजिए कि मेरे पास है ये जीसीडी, मुझे फाइंड आउट करना है। जीसीडी है 1124,84। तो ये जो जीसीडी है मेरे पास, मुझे निकालना है 112484। तो एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम आपको ये बताता है कि आप इस जीसीडी को एक लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो इसको किस लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं 1124 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 84 एंड वाई। और हम इसको जो है वो, यानी ये जो जीसीडी है उसको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम के थ्रू आप एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम कैन बी यूज टू एक्सप्रेस जीसीडी एज एन इंटीजर ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए कॉमा बी। तो एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम जो है वो बेसिकली जीसीडी को लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में यूज़ करने के लिए आप लगा सकते हैं। और इस थ्योरम के थ्रू, यानी इस एल्गोरिथम के थ्रू आप एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये किस तरह फाइंड आउट किया तो बहुत ध्यान से आपने देखना है और कोई भी पॉइंट इसमें मिस नहीं करना। तो सबसे पहला काम हमने ये करना होता है कि हमने यूक्लिडियन एल्गोरिथम फाइंड आउट करना होता है और जीसीडी निकालना होता है 112484 का। फर्स्ट वी यूज यूक्लिडियन एल्गोरिथम टू फाइंड जीसीडी ऑफ 1124,84। सबसे पहले हमने ये फाइंड आउट करना है। अब ये फाइंड आउट कैसे किया जाएगा? यूक्लिडियन एल्गोरिथम के थ्रू। यूक्लिडियन एल्गोरिथम के थ्रू आपको पता है कि 1124 को आप लिख सकते हैं कैसे? इसको आप लिख सकते हैं 84 डॉट, यहाँ पर आपने कोशेंट लिखना होगा, और यहाँ पर आपने यहाँ पर कोशेंट चाहिए होता है और यहाँ पर रिमाइंडर चाहिए होता है। अगर आपको यूक्लिडियन एल्गोरिथम या इन शॉर्ट रिमाइंडर थ्योरम अगर आपको याद है, तो यहाँ पर अगर हम इसको 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 13 मल्टीप्लाई बाय 84, और इसके अंदर जो है वो नियरेस्ट हम 32 नंबर ऐड करते हैं, ये जो इसका रिमाइंडर है, तो ये 1124 के इक्वल आ जाता है। ठीक है जी। तो ये मैंने आपका यूक्लिडियन एल्गोरिथम लिखा है। और नेक्स्ट जो आपके पास है, जो मैंने आपको जीसीडी के टॉपिक के अंदर कवर भी किया है, नेक्स्ट जो है वो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? 84 को 84 और 32, तो आप इसको यूँ लिख सकते हैं 84 इज़ इक्वल टू, ये बनेगा 32। यहाँ पर आपने कोशेंट रखा फॉर एग्जांपल 2 एंड प्लस 20। तो जीसीडी के टॉपिक के अंदर आप देख लीजिएगा कि जो 1124 और 84 जो है, तो यूक्लिडियन एल्गोरिथम ये बताता है कि 84 और 32 का जो जीसीडी होगा वो बराबर होगा। ठीक है जी। तो ये बातें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा हूँ। तो 84 और 32 के ऊपर अगर आप जो है वो वापस से यूक्लिडियन एल्गोरिथम अप्लाई करें तो उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आप कैसे लिख सकते हैं? नेक्स्ट आप लिख सकते हैं 32 और 20। तो 20 के साथ आपने एक ऐसा नंबर ढूंढना है जब इसको मल्टीप्लाई करें 20 के साथ तो ये इस 32 नंबर के नियरेस्ट हो जाए। तो ऑफ कोर्स कि अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 40 हो जाएगा, और ये 32 है, तो ऑफ कोर्स कि ये 1 टाइम जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इंटीजर रिजल्ट चाहिए होता है। और रिमेनिंग हो जाएगा आपके पास 12 विच इज़ रिमाइंडर।
नेक्स्ट आपने लिखना होता है 20 इज़ इक्वल टू, इधर लिखना होता है 12। अगेन इसको आप 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे और 8 के साथ लिखेंगे। अगेन ये नंबर होगा 12 और यहाँ पर आप लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 1 और यहाँ पर नंबर आ जाएगा 4 और सबसे लास्ट होगा 8 इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये हो जाएगा 0। तो जहाँ पर आपके पास रिज़ल्ट 0 आ जाए तो उससे जो प्रीसीडिंग नंबर होता है आपके पास, यानी जो लास्ट नॉन ज़ीरो नंबर होता है, इसको हम लिख सकते हैं दी लास्ट नॉन ज़ीरो रिमाइंडर। द लास्ट नॉन ज़ीरो रिमाइंडर जो होता है वो आपका जीसीडी होता है। तो यूक्लिडियन एल्गोरिथम के थ्रू आपने जीसीडी कंप्यूट कर लिया और एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम के थ्रू उसको आप लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो हमने ये देखा कि भाई जो जीसीडी ऑफ 1124, 84 आपने कंप्यूट किया है वो क्या निकल कर आया है, 4 निकल कर आया आपके पास। ठीक है, अब आपको पता है कि आप इसको जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी 1124 प्लस 84 टाइम्स ऑफ 5 भी लिख सकते हैं। तो एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम जो है वो उसको आप करना क्या होता है, सिर्फ बैक सब्स्टिट्यूशन करनी होती है और वो आपको ये बताता है कि आप जो है वो x और y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जीसीडी को आप लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं और एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम के थ्रू x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसको फाइंड आउट करने के लिए बैक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, नाउ वी बैक सब्स्टिट्यूशन टू एक्सप्रेस 4 as a linear combination of 1124 and 84 as follow। ठीक है, अब आपने बहुत ध्यान से देखना है। तो इसको हम यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सबसे पहले इस 4 को आप सब्जेक्ट बना लें क्योंकि 4 आपका रिजल्ट है। इस 4 को सब्जेक्ट बना लें और इसको लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दें। तो जब आप इसको लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 4 इज़ इक्वल टू 12 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 1। वैसे तो 8 मल्टीप्लाई बाय 1 के इक्वल होता है, लेकिन मैं आपसे अभी फ़िलहाल ये कहूँगा कि आप इसको एज इट इज़, यानी ये जिस भी फॉर्मेट के ऊपर मौजूद है आप उसको एज इट इज़ सेम फॉर्मेट के ऊपर रखें और चेंज ना करें, जिसका रिजल्ट मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है जी, नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आप इसको लिख सकते हैं 4 इज़ इक्वल टू, वापस से आपने देखा यहाँ पर आपके पास देखिए 8 की वैल्यू आपके पास अवेलेबल है। अब यहाँ पर आप ये कहेंगे कि 8 भी है और 4 भी है, तो यहाँ पर जो वैल्यू है आपके पास वो देखिएगा, जो रिमाइंडर की वैल्यू वो सब्स्टिट्यूट करनी होती है। 8 है आपके पास तो इसको लिख सकते हैं 20 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 1। 8 की जगह पर आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये 12 तो आपके पास एज इट इज़ रहेगा, माइनस ये बन जाएगा 20 माइनस 12 और ये मल्टीप्लाई बाय 1 है, फिलहाल इसको एज इट इज़ रख देते हैं। ठीक है जी, इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो इसका क्या मतलब होगा, देखें इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर है 12 माइनस, इसको आप लिख रहे हैं फॉर एग्जांपल 20 मल्टीप्लाई बाय 1 और माइनस माइनस प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 1 ऐसे लिख रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ से 12 को कॉमन ले लूँ तो ये 1 हो जाएगा और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा और ये बन जाएगा माइनस का 20। सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा ये क्या, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 20। तो जिस अप्रोच को मैं फॉलो कर रहा हूँ आप भी उसी अप्रोच को फॉलो कीजिए। तो जो नेक्स्ट रिज़ल्ट है वो बनेगा 14। मैं इसको जो है वो स्टैरिक कर देता हूँ, जिसका मतलब है कि ये मेरी फाइनल है सिंप्लीफिकेशन के बाद। नेक्स्ट हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 20, यानी ये मेरे पास फाइनल है बैक सब्स्टिट्यूशन के बाद। अब नेक्स्ट आप चलते हैं ऊपर। नेक्स्ट अगर आप देखें तो आपके पास क्या मौजूद है, नेक्स्ट आपके पास मौजूद है 12। तो 12 की वैल्यू आपने रखनी है विच इज़ इक्वल टू 32 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी सिंपल आपने बैक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर लगानी होती है। तो ये बन जाता है आपके पास 4 इज़ इक्वल टू 12 की जगह पर आप रख रहे हैं 32 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस सॉरी ये 12 की जगह पर आप लिख रहे हैं क्या, 32 माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड माइनस 20। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो ये बनेगा 32 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड माइनस 20। और आप इसको फर्दर लिखेंगे तो ये बनेगा 4 इज़ इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ से माइनस को आप कॉमन ले लें, तो अगर आप माइनस के 20 को अगर आप कॉमन ले लेंगे
तो ये 2 + 1 हो जाएगा और 2 + 1 3 के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपके पास एक रिलेशन बन गया। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये 20 की वैल्यू जो है ये बनेगी 84 - 32। तो 84 - 32 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें 20 के प्लेस के ऊपर, तो आप इसको लिखेंगे 4 इज़ इक्वल टू, इसको लिखते हैं 32। मेरा ख्याल है कि सारी पॉइंट आपको अच्छे तरीक़े से क्लियर हो रहे हैं। 2 माइनस ये इक्वल होगा आपके पास क्या, 84 - 32 मल्टीप्लाई बाय 2 और ब्रैकेट के बाहर 3 एज इट इज़ आपने लिख दिया। इसको फर्दर जब आपने सिंप्लीफाई किया तो ये क्या बन गया, 32 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 32 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड माइनस 84 मल्टीप्लाई बाय 3। तो फाइनली जब आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये बन जाएगा 4 इज़ इक्वल टू 32, यहाँ पर 32 को कॉमन ले लें तो 2 + 6 ये बन जाएगा आपके पास 8 माइनस 84 मल्टीप्लाई बाय 3। और फाइनली ये जो 84 है, 84 आप देखिए यहाँ पर ये जो है वो 32 की वैल्यू आपने यहाँ पर रख देनी है, तो फाइनल अपने रिज़ल्ट तक आप पहुँच जाएंगे। तो 32 की जगह पर आप क्या रख सकते हैं, 32 की जगह पर रख सकते हैं 4 इज़ इक्वल टू 1124 माइनस 84 मल्टीप्लाई बाय 13 और ये ब्रैकेट लगा दिया, बाहर 8 आपके पास ऑलरेडी मौजूद है एंड माइनस 84 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। देन 4 इज़ इक्वल टू ये बन जाएगा 1124 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस ये हो जाएगा आपके पास 84, 13 मल्टीप्लाई बाय 8 107 माइनस 84 मल्टीप्लाई बाय 3 और फाइनली ये इक्वल होगा आपके पास 1124 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस जो है प्लस माइनस को कॉमन निकालने 84 107 + 3, तो ये बन जाएगा आपके पास क्या बन जाएगा 107 और आई एम सॉरी ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, ये सिंप्लीफाई होने के बाद जो है वो 107 ही बन रहा है यहाँ पर। तो ये आ जाएगा 107, तो यहाँ पर प्लस लिख लीजिए और यहाँ पर माइनस का 107 कर लें, ये हो जाएगा 4। और जब आप इसको कंपेयर करेंगे 4 इज़ इक्वल्स टू 1124 टाइम्स ऑफ x प्लस 84 टाइम्स ऑफ y, तो आप आसानी से कंप्यूट कर सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगी 8 और ये जो y की वैल्यू है ये बनेगी -107। तो एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम का कमाल ये है कि ये आपको जो है वो GCD को किसी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने में मदद करता है। और इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा भी आगे चलकर आपको पता लगता है कि मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ, ठीक है जी। तो बिल्कुल आपने साथ साथ रहना है और हम जो है वो एक और एग्जाम्पल को पर फोकस करते हैं ताकि इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ सकें। एग्जाम्पल नंबर 2, आपसे कहते हैं कि आपने GCD फाइंड आउट करना है 65, 40 का आपने GCD निकालना है। तो ये GCD कैसे निकालेंगे, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, बाय यूजिंग यूक्लिडियन एल्गोरिथम, यूक्लिडियन एल्गोरिथम। वो आपसे ये कहता है कि आपने यहाँ पर ये यूक्लिडियन एल्गोरिथम अप्लाई होता है a > b, जो बड़ी वैल्यू होगी उसको आपने a असाइन करना है। तो 65 आपका a असाइन करेंगे, तो 65 इज़ इक्वल्स टू 40 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स 1 होगा और इसके अंदर आप 25 को ऐड कर दें तो ये 65 हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी यूक्लिडियन एल्गोरिथम ये कहता है कि ये GCD है बिटवीन 65 एंड 40 के लिए। और फिर आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट आप ले सकते हैं 40 के लिए और 25 को यहाँ पर लिखेंगे, अगेन ये 1 टाइम मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर आ जाएगा 15। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं GCD ऑफ दिस इज़ 40, 25, ये सब बराबर हो गए। इसी तरीके से ये 25 हो जाएगा और ये बन जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 10, तो ये आपके पास इक्वल हो जाएगा GCD ऑफ 25, 15। इसी तरीके से ये आ जाएगा 15 और यहाँ पर आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 5, तो ये इक्वल हो जाएगा आपके पास GCD ऑफ 15, 10 और ये इक्वल होगा 10 और इसको आप लिख सकते हैं 2, यानी ये 10 है ना,
तो ये यहाँ पर 10 और 5 के लिए करेंगे, तो इसे आप लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 2 n प्लस 0। तो इसको आप लिख सकते हैं GCD ऑफ दिस इज 10 5 आप इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक नंबर 0 आ गया, तो ये जो है वो आपका फाइनल GCD होगा। यानी यूक्लिडियन एल्गोरिथम ये कहता है कि जब आप GCD कंप्यूट करते हैं 65, 40, तो GCD निकालने का सबसे आसान तरीका है। तो ये आपके पास आ जाएगा GCD इज इक्वल टू 65 और 40 का जो GCD है वो बेसिकली इक्वल हो जाएगा 5 के। अब एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम आपको ये बताता है कि ये जो आपने GCD कंप्यूट किया है, GCD ऑफ 65, 40, इसको आप लीनियर कॉम्बिनेशन में चेंज कर सकते हैं। 65x लिख सकते हैं प्लस 40y लिख सकते हैं, और इसका जो रिज़ल्ट है वो होगा 5 के इक्वल। ठीक है जी। तो एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम के थ्रू इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसमें जब जस्ट बैक सब्स्टिट्यूशन आपने करनी होती है, तो आप अपने रिजल्ट पे चले जाएं। यहाँ पर 5 ये जो मैंने लिखा है इसको आप लिख सकते हैं 10 माइनस 15 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 1, इस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं 5 इज़ इक्वल टू 15 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 1, और ये जो 5 है ये इक्वल होगा 15 एज इट इज़ रहेगा 10 मल्टीप्लाई बाय 1 की वैल्यू आप स्क्रीन स्क्रॉल करके देखिएगा, इधर हो जाएगा 25 माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय 1, और ये मल्टीप्लाई बाय 1 बाहर ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है जी, ये मेरी ओरिजिनल फॉर्म है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 15 और माइनस माइनस प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड माइनस 25 मल्टीप्लाई बाय 1। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 15 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 25 मल्टीप्लाई बाय 1। ये 5 के साथ ऐसा एक लीनियर कॉम्बिनेशन आपके पास बन गया है। ठीक है जी। अब इसका फ़ायदा देखिए क्या है, लेकिन पहले तो आप इसकी एप्लीकेशन वाली बात हम बाद में करते हैं। अच्छा जी, फर्दर अब आपने क्या करने वाले हैं, आप स्क्रीन को स्क्रॉल करते हैं और आपके पास रिज़ल्ट मौजूद है 15 का। तो 15 इक्वल होगा 40 माइनस 25। तो आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 15 को आप चेंज कर सकते हैं, 15 की जगह लिख सकते हैं 40 माइनस 25 मल्टीप्लाई बाय 1। ये मल्टीप्लाई बाय 1 मैंने आपको बताया लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप लिख देते हैं तो बहुत ही अच्छा है। मिस्टेक के चांसेस जो हैं वो कम से कम हो जाएंगे आपके पास। तो यहाँ पर आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो ये इक्वल होगा आपके पास 40 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 25 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 माइनस 25 मल्टीप्लाई बाय 1। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 40 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस का 25 अगर आप कॉमन निकाल लें तो 2 + 1 3 के इक्वल होगा, ये आ जाएगा 5। ठीक है जी, एक रिज़ल्ट आपके पास ही आ गया। अब नेक्स्ट में आपने क्या करना है कि 25 की जो वैल्यूज़ है उसे आपने सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो नेक्स्ट में आप 25 की वैल्यू पुट करते हैं यूक्लिडियन एल्गोरिथम के थ्रू, तो ये बन जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 25 की जगह पर आप लिख सकते हैं 65 माइनस 40 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। इसको फर्दर अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 65 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 40 मल्टीप्लाई बाय 3, और ये इक्वल होगा आपके पास 40 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 65 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आ जाएगा आपके पास 5। ठीक है जी। अब आप अगर नोट करें तो जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है हमारे पास, ओरिजिनल प्रॉब्लम आपके पास गिवन है इस तरह। इसको आप लिख सकते हैं 65 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 40 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 5। और अगर आप इसको कंपेयर करेंगे 5 इज इक्वल टू 65 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 40 मल्टीप्लाई बाय y। इसका मतलब है कि जो x की वैल्यू है वो -3 के इक्वल हो जाएगी और जो y की वैल्यू है वो 5 के इक्वल हो जाएगी। तो ये हमारे पास फाइनल सोल्यूशन है। और हम इसको टेस्ट चेक भी कर सकते हैं, बहुत आसान है कि भाई इसको सिंप्लीफाई करके देख लें। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका रिजल्ट 5 हो जाएगा। GCD जो आपने कंप्यूट किया था, तो GCD को आप इस तरह लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम का जो यूज़ है वो कहाँ पर है, तो इसका क्वेश्चन इस क्वेश्चन के आंसर के लिए मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि मैंने जो लीनियर कॉन्ग्रेंसेस के इक्वेशन को सॉल्व किया था, आप वापस उस टॉपिक के ऊपर जाएं जहाँ पर मैंने लीनियर कॉन्ग्रेंस के इक्वेशन को सॉल्व किया था।
अब जो लीनियर कॉन्ग्रेंस इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया था वहाँ पर मैं ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ कर रहा था एक इन्वर्स मॉड्यूलो कंप्यूट करने के लिए, बट एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम के थ्रू मुझे इसमें से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर मुझे किसी ट्रायल एंड एरर की ज़रूरत नहीं है और वो डायरेक्ट आपको बताएगा कि एक्स का आंसर क्या होगा। तो मैं सपोज़ कीजिए कि एक लीनियर कॉन्ग्रेंस इक्वेशन है 51x मॉड ऑफ 177 मॉड 1008। आई होप कि इस यानी आप इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन के लिए कैलकुलेटर को अपने साथ रखेंगे। तो ये मेरे पास एक लीनियर कॉन्ग्रेंस इक्वेशन है मॉड 100 और इसको हम जो है वो कॉन्ग्रेंस इक्वेशन में सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन ज़रा उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी करेक्शन भी है और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी है। करेक्शन ये है कि मैं अपनी प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो के वाली फॉर्म लिख रहा था इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्म में लिख रहा था, वो फॉर एग्जांपल इस तरह की थी 15x इज़ कॉन्ग्रेंट टू 17 + 1008 टाइम्स ऑफ के। इस तरह की मैं एक फॉर्म लिख रहा था। तो ये जो मैं फॉर्म लिख रहा था इसको मैं डेफिनेटाइन इक्वेशन कह रहा था। तो बेसिकली ये डेफिनेटाइन इक्वेशन नहीं है, ये मेरे पास जो कॉन्ग्रेंस मॉड्यूलो है उसकी एक इक्विवेलेंट फॉर्म है। मिसाल के तौर पर जैसे कि मैंने बताया था कि अगर a कॉन्ग्रेंट टू b और यहाँ पर लिखा हुआ है मॉड m, तो ये इसकी जो कॉन्ग्रेंट फॉर्म है वो क्या होती है, ये बराबर होता है a मॉड m इज़ इक्वल टू b मॉड m के बराबर होगा। ठीक है जी। एक बात ये बताई थी, एक बात मैंने आपको ये बताई थी कि आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि m डिवाइड्स a माइनस बी, और सबसे आखिरी बात बताई थी कि a इज़ इक्वल टू b प्लस m टाइम्स ऑफ k। तो ये आप मेरे प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखिएगा जिसके अंदर मैंने इक्विवेलेंट फॉर्म लिखी थी। तो इक्विवेलेंट फॉर्म ये बेसिकली इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म थी इसके मल्टीपल सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने के लिए। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं अगेन इस फॉर्म को कई बार यानी मैं बेसिकली इस कॉन्ग्रेंस मॉड्यूलो की जो इक्विवेलेंट फॉर्म है इसको यूज़ कर रहा था और मैं इसको फ्रीक्वेंटली लीनियर डेफिनेटाइन इक्वेशन कह रहा था, जो रॉन्ग है। बेसिकली इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म थी, डेफिनेटाइन इक्वेशन नहीं थी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये लीनियर डेफिनेटाइन इक्वेशन क्या होती है। थोड़ा सा अगर आप उसको देख लेंगे तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको लिख रहा हूँ, यहाँ पर आपको बताता हूँ कनेक्शन। तो इस करेक्शन को आपने नोट कर लिया होगा, कनेक्शन विद डेफिनेटाइन इक्वेशन। जो अब मैं आपको बता रहा हूँ वो बेसिकली डेफिनेटाइन इक्वेशन कहलाती है, डेफिनेटाइन इक्वेशंस। ठीक है जी। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कनेक्शन, डेफिनेटाइन इक्वेशन का कनेक्शन बता रहा हूँ कि वो क्या होता है। अच्छा जी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं थोड़ा सा लिख भी देता हूँ आपके लिए। नोट द इक्वेशन, नोट दैट द इक्वेशन ax प्लस my इज़ इक्वल टू b is a way of stating the linear congruence ax congruence to b mod m if one has solution, so does the other अगर एक का सोल्यूशन है तो दूसरे का भी सोल्यूशन होगा, एंड वाइस वर्सा। So the linear congruence equation has a solution if and only if the corresponding linear definitine equation is a solution। तो अब हमने क्या पढ़ा और क्यों पढ़ा था एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम, ये बात भी मैं लिख देता हूँ। सो द लीनियर congruence equation has a solution, यूनिक, और सोल्यूशन भी हो सकता है और एक से ज़्यादा सोल्यूशन भी हो सकते हैं। एज अ solution if and only if the corresponding linear Diophantine equation
इक्वेशन हैज़ सोल्यूशन, हैज़ सोल्यूशन। ठीक है, तो अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ज़रा आप यहाँ पर देखिए कि लास्ट सेशन में पहली बात ये है कि ये करेक्शन मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ गई होगी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये करेक्शन है। अब मैं चूँकि वीडियो को एडिट तो नहीं कर रहा हूँ, तो एक्सटेम्पो रिकॉर्डिंग है, तो ये करेक्शन है। लास्ट वीडियो के अंदर आप देख लीजिएगा, करेक्शन इन लास्ट वीडियो। ठीक है जी, और ये बेसिकली ओरिजिनल डेफिनेशन है। तो कनेक्शन विद डेफिनेटाइन इक्वेशन में आपको बता रहा हूँ, नोट दैट द इक्वेशन ए एक्स प्लस एम वाई इज इक्वल टू बी इज़ द वे ऑफ स्टेटिंग द लीनियर कॉन्ग्रेंस। ये जो लीनियर कॉन्ग्रेंसेज हैं आपके पास, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी वाई, इसको लीनियर कॉन्ग्रेंस को आप इस तरह की एक लीनियर इक्वेशन बनाकर लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन को हम कहते हैं लीनियर डेफिनेटाइन इक्वेशन। इस इक्वेशन को लीनियर डेफिनेटाइन इक्वेशन नहीं कहते हैं, ये इसकी इक्वलेंट फॉर्म ज़रूर हो सकती है। तो ये जो आपके पास लीनियर कॉन्ग्रेंट है, इस लीनियर कॉन्ग्रेंट को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। बहुत सिंपल है, ए एक्स तो एज इट इज़ रहता है, ये जो मॉड एम है ये बेसिकली एम वाई के साथ चला जाता है, और बी जो है वो इक्वल टू। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इसका मतलब होता है कि इस मॉड को सॉल्व कर लिया, या इस मॉड को सॉल्व करते हैं तो इट मीन्स इस इक्वेशन को आपने सॉल्व कर लिया। तो ये दोनों एक दूसरे को सोल्यूशन है। तो अब हम देखते हैं कि हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन किस तरह फाइंड आउट करते हैं, बाय यूजिंग एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम। बहुत ध्यान से आपने देखना है, और इन केस अगर कोई भी पॉइंट समझ में ना आए तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अब हम चलते हैं इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ। मैं प्रॉब्लम को रीराइट कर लेता हूँ। मुझे क्या करना है, जो मेरे पास प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है 51 x इज़ कॉन्ग्रेंट टू 177 मॉड 1008। ये मेरे पास सोल्यूशन है। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम है। अच्छा जी, अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि ये बताएं कि इसकी कॉरस्पॉन्डिंग लीनियर डेफिनेटाइन इक्वेशन क्या होगी। द लीनियर congruence is identical to the linear Diophantine equation किसके इक्वल होगा। अभी आपको बताया कि देखिए ये 51 और x तो एज इट इज़ रहेगा, ये प्लस हो जाएगा 1008 टाइम ऑफ y इज़ इक्वल टू 177। यानी इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन को आप इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सो द बोथ हैव सेम सोल्यूशन। तो इसका दोनों का सेम सोल्यूशन होगा। तो हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन पर फोकस करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, ताकि हमें इसका सोल्यूशन मिल जाए। सो वी फोकस ऑन सॉल्विंग 51 ऑफ x प्लस 1008 ऑफ y इज़ इक्वल टू 177। तो हम मेन फोकस करेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। एक्चुअली हमें इसका सोल्यूशन चाहिए, लेकिन हमारा मेन फोकस होगा इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि जैसे ही हम लीनियर डेफिनेटाइन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं इट मीन्स हमने अपनी लीनियर कॉन्ग्रेंस को सॉल्व कर लिया। तो बहुत सिंपल है, इस तरह की इक्वेशन को अभी थोड़ी देर पहले मैंने सॉल्व करना सिखाया है। क्या करना होता है, स्टेप नंबर वन में आपने GCD कंप्यूट करना होता है। किसका, 51 और 1008 का। अब आप इससे कंफ्यूज ना होइएगा कि 1008 मैंने इधर नहीं लिखा, आपने उस नंबर को A लेना है जो ग्रेटर देन होगा। तो ऑफ कोर्स के 1008 जो होगा वो आपका डिविडेंड होगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 1008 इज़ इक्वल टू, इधर लिखेंगे आप 51 और आप इसका मल्टीपल ढूंढेंगे। तो अगर मैं इसको 19 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मैं ब्रैकेट बना देता हूँ ताकि 51 मल्टीप्लाई बाय 19, तो और इसके अंदर अगर हम 39 को आप ऐड करते हैं, उम्मीद है कि आप कैलकुलेटर से सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो 39 आपका रिमाइंडर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताया जाता है, यानी यूक्लिडियन एल्गोरिथम आपको GCD लेना बताता है। तो नेक्स्ट आप जो है वो 51 और 39 का जब आप GCD निकालते हैं तो ये बनेगा 51 किसके इक्वल होगा, इसको आप लिख सकते हैं 39 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऑफ कोर्स 1 के साथ, और इसको जो रिमाइंडर है वो बनेगा 12। राइट, नेक्स्ट आपका क्या रिजल्ट होगा, नेक्स्ट आपने क्या करना होगा, नेक्स्ट आपने यहाँ लिखना होगा 39 इज़ इक्वल टू 12 टाइम, ये यहाँ पर 3 टाइम अब जाता है 36 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 3। और इसी तरीके से जो 12 है
इसको आप लिखेंगे क्या, 12 के साथ जो है वो आपने पहले यहाँ पर 3 लिखा और इसको आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका रिमाइंडर आ गया 0। तो जब आपका रिमाइंडर आपके पास 0 आ जाएगा तो जो प्रीसीडिंग नंबर होता है आपके पास वो आपका जो होता है वो रिक्वायर्ड जीसीडी होता है। तो पहली चीज़ तो हमें यहाँ पर ये चीज़ हमें समझ में आ गई कि हमारा जो जीसीडी है जिसको हम डी के बराबर कर रहे हैं, कि जो जीसीडी है हमारे पास 51,1008, ये जीसीडी आपने कैलकुलेट किया जिसका आंसर आ गया 3। तो पहली बात तो यहाँ पर ये भी समझ में आती है कि हमारे नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सोल्यूशन कितने होंगे, 3 डिस्टिंक्ट सोल्यूशन होंगे। ठीक है जी, 3 डिस्टिंक्ट सोल्यूशन। तो आपके 3 डिस्टिंक्ट सोल्यूशन होंगे, पहली बात तो ये। दूसरी ये कि सोल्यूशन उस वक्त पॉसिबल होगा इफ़ जो है ना आपके पास जो जब आप जो है वो डी डिवाइड्स करता हो बी को। तो डी जो है वो आपके पास हो गया 3, यानी आपने क्या निकालना होगा, आपने निकालना होगा बी ओवर डी। तो बी क्या होगा, अब अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो इस प्रीवियस वीडियो के अंदर ये जो मॉड की जो क्वेश्चन की जो फॉर्म है, इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो ए एक्स इज़ कॉन्ग्रेंट टू बी टाइम्स ऑफ मॉड एम के इक्वल होता है, राइट। तो इसमें बी आपको मिल जाएगा, बी जो होगा वो 177 होगा, राइट। तो आपने बी की जगह लिखा 177 और उसको आपने डिवाइड कर दिया किसके साथ, 3 के साथ। तो ऑफ कोर्स ये डिवीजन है, इसके डिवीजन पॉसिबल है, ओके। इसका इंटीजर आंसर आता है तो इट मीन्स सोल्यूशन एग्जिस्ट। तो अगर ये सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो उसमें सोल्यूशन है कितने, 3 डिस्टिंक्ट सोल्यूशन है जो मैं अभी आपको फाइंड आउट करके दिखाता हूँ। अब इसके लिए अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने अप्लाई करना है यहाँ पर एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम। यहाँ पर हम अप्लाई करने वाले हैं अप्लाइंग एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम आपने यहाँ पर अप्लाई करना है। वो कैसे अप्लाई करेंगे एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम, ये जो यूक्लिडियन एल्गोरिथम है जहाँ पर नॉन ज़ीरो आपका नंबर निकला है, रिमाइंडर है, नॉन ज़ीरो रिमाइंडर है, इसको आप लिख सकते हैं 39 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये बन जाएगा आपके पास, 3 को आप सब्जेक्ट कर लें तो ये हो जाएगा 39 माइनस 39, दोबारा देखिए 12 मल्टीप्लाई बाय 3, 39 यहाँ हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 3। नेक्स्ट अगर आप जब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये मैं स्टैटिक कर लेता हूँ जो फाइनल होने के बाद है, तो ये हो जाएगा 3 इज़ इक्वल टू 39, 12 का जो रिज़ल्ट है उसको आप एज ए 12 की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखें 12 मौजूद है। तो ये जो 12 का रिज़ल्ट है ये इक्वल होगा बैक सब्स्टिट्यूशन के बाद 51 माइनस 39, तो ये इक्वल हो जाएगा आपके पास 51 माइनस 39, और ये जो 3 है आपके पास एज इट इज़ है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें इसको तो ये बनेगा 39 माइनस 51 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 39 मल्टीप्लाई बाय 3। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 39 कॉमन निकाल लें तो ये बन जाएगा आपके पास, सॉरी ये प्लस हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा आपके पास, 3 + 1 4 माइनस 51, इसको भी प्लस कर लें तो ये बन जाएगा 51 मल्टीप्लाई बाय -3। तो नेक्स्ट आपके पास ये बन गया रिज़ल्ट, ठीक है जी। उसके बाद आप देखिए कौन सा नंबर आपके पास एग्जिस्ट करता है, उसके बाद है 39। तो 39 किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा 1008 माइनस 51 मल्टीप्लाई बाय 9। तो ये इक्वल होगा आपके पास 3 इज़ इक्वल टू 1008 माइनस 19 मल्टीप्लाई बाय 5 ब्रैकेट क्लोज। ये मैं यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूँ ताकि ये वाली कन्फ्यूजन हमारी ना रहे जी। और ये हो जाएगा आपके पास प्लस 51 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये जो 3 है आपके पास इक्वल होगा 51 मल्टीप्लाई बाय -79 प्लस 1008 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है जी। फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लें और आप मुझे बताएं कि आपको क्या रिज़ल्ट यहाँ पर मिला। तो क्या हमें यहाँ पर हमारा मतलूबा रिज़ल्ट मिल गया है। तो चेक करते हैं भाई, यहाँ पर जो ओरिजिनल मेरे पास इक्वेशन थी, यानी जो लीनियर कॉम्बिनेशन मैंने लिखा था वो ये था आपके पास 51 1008y and 177। तो क्या हम यहाँ पर पहुँच गए हैं, बिल्कुल पहुँच गए हम यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर इसको रीराइट कर लेता हूँ। रीराइट करने का मतलब है मैंने यहाँ पर लिख लिया 177, ये हमारे पास जो हो गई ओरिजिनल इक्वेशन ए बन गई। ये बन जाएगा आपके पास क्या 51 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1008 मल्टीप्लाई बाय वाई, ठीक है जी। ये मैं इस इक्वेशन को एक नंबर दे देता हूँ
कि इन केस अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इसको आप कह रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल इक्वेशन नंबर 1 आप कह रहे हैं, और यहाँ पर आपने इक्वेशन नंबर 1 को आपने इम्प्लाइज किया क्योंकि आपने इसी इक्वेशन को सॉल्व करना था। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये 51x x और y की ये वैल्यूज़ तो नहीं होंगी क्योंकि ये तो 3 के लिए ये आपको 3 का एक कॉम्बिनेशन दे रही हैं, लेकिन आपको यहाँ पर 177 चाहिए। तो 177, अब इसकी टैक्टिक ये है कि यहाँ पर अब आपने एक ऐसे नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना है जिससे ये 177 हो जाए। तो बहुत सारे तरीके हैं इसको सिंप्लीफाई करने के कि आप 177 को जब आप 3 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आता है क्या, आपका जो भी आंसर आता है उस आंसर से आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हो जाएगा 59। तो फॉर एग्जांपल इस पूरी इक्वेशन को मैं 59 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इस इक्वेशन को जब मैं 59 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बन जाएगा 177, ठीक है जी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा आपके पास 51 और ये बन जाएगा माइनस का 79 मल्टीप्लाई बाय 59 और ये बन जाएगा आपके पास 1008 और ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 59। फर्दर जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 51 और ये हो जाएगा -4661 और यहाँ हो जाएगा 1008 और ये हो जाएगा आपके पास 236, ये आ जाएगा 177, राइट। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर लीजिए तो x की जो आपके पास वैल्यू बन गई है वो बन गई है -4661 और जो y की वैल्यू आपके पास वो बन गई है 236। तो ये तो हमने सॉल्व कर लिया है इस इक्वेशन को, यानी ये इक्वेशन हमारे पास जो है जिसमें इस इक्वेशन में x और y आपके पास एक्चुअली अननोन थे, तो इस इक्वेशन से x और y की वैल्यू आपको मिल गई है, ठीक है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने यहाँ पर देखना है, नहीं तो आप जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि आपको यहाँ पर सोल्यूशन मिल गया, बिल्कुल मिल गया, क्योंकि आपने यही कहा था कि जब आप लीनियर डेफिनेटाइन इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं इसका मतलब होता है कि आपने लीनियर कॉन्ग्रेंस को सॉल्व कर लिया। तो सॉल्व तो हो गया, लेकिन इस प्रॉब्लम के अंदर जब आपने डी को कंप्यूट किया था तो जो डी की वैल्यू थी आपके पास वो डी की वैल्यू कितनी निकल रही थी, डी की वैल्यू 3 निकल रही थी। तो इसका मतलब है कि 3 डिस्टिंक्ट सोल्यूशन होंगे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अब आप इसके 3 डिस्टिंक्ट सोल्यूशन को कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो उसके लिए बेसिकली एक थ्योरम है, लेकिन आप परेशान ना हो, मैं इस थ्योरम को जो है वो आपके लिए प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, बस इस थ्योरम को यहाँ पर लिखवा रहा हूँ आपको और मैं इस थ्योरम को अप्लाई करना बताता हूँ। ये थ्योरम है लेट डी इज इक्वल टू GCD ऑफ a, m। अब आप ये यहाँ पर याद रखिएगा कि मेरे पास जो लीनियर इक्वेशन है वो ये है ax इज इक्वल टू b टाइम ऑफ मॉड m, ठीक है जी। तो अगर हम GCD लेते हैं a, m का और हम कहते हैं कि लेट x इज इक्वल टू x नॉट be a solution to the linear congruence equation ax is equal to वही इक्वेशन जो भी मैंने ऊपर लिखी है b टाइम ऑफ मॉड m। तो सो वी हैव द फॉलोइंग। तो इसका मतलब होता है वी हैव द फॉलोइंग। अब क्या हमारे पास फॉलोइंग है, द फॉलोइंग नंबर d integers satisfy the given linear congruence equation and distinct congruence modulo m, distinct congruence modulo m, ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि जो नंबर द फॉलोइंग नंबर डी, जो डी नंबर है इंटीजर, सेटिस्फाई द लीनियर कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन एंड डिस्टिंक्ट कॉन्ग्रुएंस मॉडल, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू x नॉट प्लस m ओवर d टाइम्स ऑफ t वेयर t इज इक्वल टू 0, 1, 2 अप टू d माइनस 1, राइट। एंड y इज इक्वल्स टू y नॉट प्लस a ओवर d ऑफ t। तो आप इन दोनों में से
मल्टीपल सॉल्यूशंस निकालने के लिए इन दोनों में से किसी एक को फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है जी। तो इसका ये मतलब होगा आपके पास कि ये जो अभी हमारे पास रिज़ल्ट बनकर आया है, क्या बनकर आया है इसका कि 51 जो अभी आपने, फिर से लिख रहा हूँ कि 51x प्लस 1008 ऑफ y इज़ इक्वल टू 177 था आपके पास। तो आप x को लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, सिंपली लिख सकते हैं -4661 प्लस 1008 अपॉन 3 टाइम्स ऑफ t, ठीक है जी। तो आपको ये बात समझ आ गई होगी। x नॉट हमारे पास जो वैल्यू है वो माइनस का 4661 जो बेसिक सोल्यूशन है वो हो जाएगा आपके पास, और m आपके पास मॉड्यूलो की वैल्यू है, जबकि d आपके पास t। तो इस तरीके से d जो है वो आपके पास जो है वो आपका GCD है। तो ये t टाइम्स आपके पास यहाँ पर रिज़ल्ट हो जाएगा। तो फाइनली और y की वैल्यू आप कैसे ले सकते हैं, ये बन जाएगा 236 माइनस 51 टाइम्स ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाई t। तो आप इन दोनों में से किसी एक को फॉलो कर सकते हैं, या तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं इसको, तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है जी। तो t जो है वो आपके पास बेसिकली इंटीजर्स आपके पास बनकर आएगा। तो द सोल्यूशन वी आर इंटरेस्टेड, तो मैं यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूँ, टू सॉल्व द गिवन लीनियर congruence, to solve the linear congruence 51 multiplied by x is congruent to 177 mod 1008. We only need to use the x solution, ठीक है जी। हमने क्या करना है, इसके x solution को यूज़ करना है। the solution we are interested are, अब आपने यहाँ पर x की ऐसी वैल्यूज़ रखनी है जिससे आपके पास पॉजिटिव रिजल्ट जनरेट हो। तो जब मैं x की वैल्यू रखता हूँ यहाँ पर 43 और सॉरी, आपने यहाँ पर t की ऐसी वैल्यूज़ पुट करनी है जिससे पॉजिटिव रिजल्ट जनरेट हो। तो अगर मैं t की वैल्यू 14 रखता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल t इज़ इक्वल टू 14, फिर मैं रखता हूँ 15, फिर रखता हूँ मैं 16 एंड सो ऑन, 3 ही डिस्टिंक्ट हमें चाहिए। तो मेरे पास जो x जनरेट होता है, x की जो वैल्यूज़ बनकर आती है वो आती है आपके पास 43, 379 एंड 715। तो ये 715, तो ये आपके पास फाइनल सोल्यूशन बनकर आता है। और ये बताता है आपको कि a जो है वो आपके पास 51 था और 1008 जो है वो आपका मॉड्यूलो था। तो ये बेसिकली आपका जो है वो फाइनल सोल्यूशन बनकर आता है, यानी आप किसी लीनियर कॉन्ग्रेंस को सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम के थ्रू। तो उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। एक एग्जांपल मैं आपको और दे रहा हूँ, आप इस एग्जांपल को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कोई पॉइंट नहीं समझ आए तो स्क्रीन को स्क्रॉल कर जो है वो आप वापस इस लेक्चर को देख लीजिएगा। आपसे मैं कहता हूँ कि आपने एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम के थ्रू इस इक्वेशन को सॉल्व करना है 869, और ये हो जाएगा आपके पास मॉड 1008। और इसके अलावा एक और एग्जांपल है, इसमें आपने सॉल्व करना है 97 ऑफ x इज़ इक्वल टू 1 टाइम ऑफ मॉड 53460। तो थोड़ी सी बड़ी सी एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रखी हैं ताकि इस एग्जांपल को जब आप एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम से सॉल्व करें तो आपको ये पॉइंट समझ आ जाए। और सबसे आखिर में मैं क्विकली जो है वो इस एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम को लिख रहा हूँ सिर्फ यहाँ पर, जिसकी मुझे नीड नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं ये लिख रहा हूँ कि GCD जो है वो a, m हम जब कैलकुलेट करते हैं बाय यूक्लिडियन एल्गोरिथम में, तो इसमें R0 को जो है वो m सपोज करते हैं और R1 जो है वो आपके पास a हो जाता है, ठीक है जी। फिर हम लिखते हैं यूक्लिडियन एल्गोरिथम के थ्रू कि R0 क्या होता है, दिस इज़ R1 ऑफ Q प्लस R2। फिर हम R1 निकालते हैं, तो R1 हम निकालने के लिए करते हैं R2 ऑफ Q, ये Q1 था, ये Q2, और प्लस यहाँ पर R3 में चले जाते हैं। सिमिलरली जो R3 है, R3 इक्वल हो जाता है आपके पास R2 जो है वो आपके पास इक्वल हो जाता है R3 ऑफ Q3 प्लस R4 एंड सो ऑन। और हम मूव करते हैं Rn-2 इज़ इक्वल टू Rn-1 Qn-1 प्लस Rn
इज़ इक्वल टू आर एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई क्यू एन माइनस वन प्लस वन। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो अगर हम कहते हैं कि इफ़ आर एन इज़ इक्वल टू वन देन जी सी डी ऑफ ए कॉमा एम इज़ इक्वल टू वन। और इसका मतलब ये होता है कि हमने फिर इसका इन्वर्स निकालना होता है। एंड वी कैन फाइंड द इन्वर्स। ठीक है जी। तो इन्वर्स फाइंड करते हैं। फिर हमारे पास जो भी लास्ट इक्वेशन होती है उससे हम वापस इसको रिप्लेस करते हैं। तो फिर हम रिप्लेस करते हैं आर नॉट इज़ इक्वल टू एम एंड आर वन इज़ इक्वल टू ए। तो ये जो ए आपके पास है ये बन जाता है एम मल्टीप्लाई बाई क्यू वन प्लस आर टू। और ये जो यहाँ से आर टू है इसको आप पुट करते हैं ए माइनस एम टाइम ऑफ क्यू वन। इसके बाद जो m इक्वल होता है आपके पास होता है आर टू मल्टीप्लाई बाई क्यू टू प्लस आर थ्री। और ये इक्वल होता है आपके पास आर थ्री इज़ इक्वल टू m माइनस आर टू मल्टीप्लाई बाई क्यू टू। एंड ये जो आपके पास आर टू है इसको फिर आप लिखते हैं आर थ्री। यानी जो भी मैंने स्टेप वहाँ पर परफॉर्म किए थे इसको इन जर्नल में यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो ये बन जाता है आर फोर इज़ इक्वल्स टू आर टू माइनस आर थ्री मल्टीप्लाई बाई क्यू थ्री। और इसी तरीके से फाइनली मैं ये लिख सकता हूँ आर एन माइनस टू विच इज़ इक्वल टू आर एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई क्यू एन माइनस वन प्लस वन। और ये जो है इम्प्लाइज करता है कि वन इज़ इक्वल टू आर एन माइनस टू माइनस आर एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई क्यू एन माइनस वन। तो ये जो मैंने एक जर्नल फॉर्म लिखी है ये जर्नल फॉर्म कहलाती है एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम की। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। एक एक कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पर क्लियरली डिफाइन किया है। इन केस फिर भी कोई पॉइंट ना समझ आए तो आप मुझसे मैसेज में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।